ऑपरेशन सिंदूर से नरेंद्र मोदी ने जो गेम पलटा है, उससे भैया दुनिया चकराई हुई कि इस नए भारत से निपटना कैसे है। नए भारत की ठोक नीति और कूटनीति दोनों का ऐसा जलवा है कि बड़े बड़े देश अंदर ही अंदर कुड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये वो नया भारत है जो मारने से पहले से किसी से पूछता नहीं है। ये किसी के पास मांडवली के लिए जाता नहीं है कि तुम आ जाओ यार कुछ देख लो। ये वो नया भारत है जो अपने ही बनाए हथियारों से दुश्मनों को ठोक भी देता है और फिर दुनिया को बता भी देता है कि देखो मार दिया। ये वो नया भारत है जो सिर्फ हथियार से ही नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है और बड़े बड़ों को ठोक रहा है। और इसलिए न चाहते हुए भी चीन से लेकर अमेरिका तक में भारत ने आग लगा दी। और आज तो ऐसी खबर आ गई जो पाकिस्तान ही नहीं पूरे चीन में भी हड़कंप मचा देगी। अब राफेल विमान का फ्यूजलीज यानी फाइटर जेट की बॉडी अब भारत में बनने जा रही है और इसके लिए फ्रांस की दसॉ एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के बीच हैदराबाद में प्लांट लगाने को लेकर समझौता हो गया है। यह इतिहास में पहली बार होगा कि फ्रांस अपने एडवांस जेट का अहम हिस्सा किसी दूसरे देश में बनाने जा रहा है। राफेल के अहम हिस्से का प्रोडक्शन भारत में साल 2028 में शुरू भी हो जाएगा और इस फैक्ट्री में हर महीने राफेल के 2 फ्यूजलेजेस बनेंगे। फ्यूजलेज में विमान का मुख्य ढांचा शामिल होता है, यानी भारत न सिर्फ अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तरफ आगे बढ़ गया बल्कि राफेल जैसा विमान भी भारत में बनने जा रहा है। यह कदम भारत के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में एक बड़ी छलांग की तरह है। यह आत्मनिर्भर भारत की राह में नया माइलस्टोन है और इस समझौते के साथ ही भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनने के और करीब आ जाएगा। और यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि चीन खुद को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के चाइनीज हथियारों को धुआं धुआं करके चीन की पूरी डिफेंस मार्केट गिरा दी। भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों का जलवा दिखाकर अपने लिए दुनिया की बड़ी मार्केट को खोल दिया। और आज की डेट में देखिए कि भारत का आकाश तीर हो, ब्रह्मोस हो, भाई खरीदने के लिए लाइन लग गई कि गजब चीज है यार तुम्हारे पास, हमको भी दो। और अब यह ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि चीन ने मान लिया है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 और HQ-16 भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान ने चीन से इसकी शिकायत भी की है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम भारत की मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे। भाई पाकिस्तान ने धीरे हल्की आवाज में कहा होगा, लेकिन कहा क्या दियो यार चाइनीज माल, इंडिया मार के चला गया, ये बजा ही नहीं, बीप बीप नहीं कर रहा था। इस पर चीन ने बहाना बनाते हुए पाकिस्तान को कह दिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस जैसी हाईटेक मिसाइल्स को रोकने के लिए बने ही नहीं थे। यानी चीन भी मान रहा है कि भारत ब्रह्मोस से मारता है तो चीन के औकात के बाहर की बात है कि वो उसको समझ पाए और रोक पाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान और चीन के लिए नरेंद्र मोदी ब्रह्मोस से भी बड़ी मिसाइल तैयार कर रहे हैं। यह ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान तो होगा ही, चीन का ज्यादातर हिस्सा भी आ जाएगा। यह मिसाइल है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ET-LD-HCM। DRDO जल्दी ही ET-LD-HCM हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर है, यानी पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में, चीन का ज्यादातर हिस्सा इसकी रेंज में। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से यानी मैक 5 की स्पीड से उड़ती है। मैक 5 की स्पीड वाली किसी मिसाइल को रडार से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी गति इतनी तेज होती है कि 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती है। 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर। तेज गति की वजह से रडार ऐसी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाते। ऐसी मिसाइल्स को रोकना नामुमकिन जैसा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का एक्सटेंडेड वर्जन है। ये आमतौर पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है वो अपनी टॉप स्पीड में सीमित समय के लिए रह पाती है, लेकिन एक्सटेंडेड हाइपरसोनिक मिसाइल ज्यादा समय तक टॉप स्पीड में रहती है, जिससे इनकी रेंज भी बढ़ जाती है। भारत की ऐसी ताकत देखकर ही क्या चीन क्या अमेरिका सब अलबलाए हुए हैं बॉस। चीन तो पहले से दुश्मन है। जब से पाकिस्तान को भारत ने पीटा है, चीन ने नई नई चालें चलना भी शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका भी अंदर ही अंदर खेल कर रहा है, क्योंकि आप देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप पानी पी पी कर पाकिस्तान को कोसते थे वो पाकिस्तान को डिस्काउंट पर डिस्काउंट देते चले जा रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को आतंक की धरती बताते थे वो ट्रंप पाकिस्तान के आतंक पर आजकल कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उधर जब से नरेंद्र मोदी ने विदेशी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात कही है तब से चीन बिलबिलाया हुआ है। चीन भारत की रफ्तार रोकने के काम में जुट गया है। भाई देखिए, मजबूत होना बहुत शानदार बात होती है, लेकिन जब आप मजबूत होते हैं
जब आप ताकतवर होते हैं तो 10 दुश्मन भी खड़े होते हैं। और चीन, अमेरिका, ये इन देशों को तो ऐसा लगता है कि यार हम तो टॉप के हैं, ये कहां भारत हमसे आगे निकल रहा है। ये इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये भारत दुनिया को लीड कर रहा है। और इसलिए आप देखिए चीन और अमेरिका भारत के साथ क्या क्या खेल कर रहे हैं, आज आपको पूरा समझना चाहिए। और भारत कैसे इन दोनों के खेल को पलट देगा, ये भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो खेल चल रहा है दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के बीच, जरा इसका एक ट्रेलर देखिए। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। आप देखिए कि चीन कैसे भारत के खिलाफ खेल करने में लग गया है। भारत की ताकत को रोकने के लिए चीन ने नई टांग अड़ा दी। एक तरफ तो वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चीन ने अपने यहां से रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सपोर्ट करने को सीमित कर दिया है। चीन की कोई भी कंपनी अब सरकार की इजाजत के बिना रेयर अर्थ एलिमेंट्स बाहर नहीं भेज सकती। रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बैटरीज बनती हैं, गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और सर्किट बनते हैं। इस मामले में भारत की चीन पर बहुत डिपेंडेंसी है, क्योंकि 99% मैग्नेट और बैटरी भारत को चीन से इंपोर्ट करनी पड़ती है। खास तौर पर भारत का इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर चीन पे इसी वजह से बहुत डिपेंडेंट है। ईवी के मामले में मारुति और बजाज जैसी भारतीय कंपनियां अपनी पूरी मोटर असेंबली चीन से इंपोर्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को लेकर भारत के बड़े बड़े टारगेट हैं, लेकिन चीन की वजह से इस सेक्टर पर असर पड़ सकता है। इस मामले में चीन की मनमानी इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 70% माइनिंग चाइना में होती है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 90% रिफाइनिंग भी चीन में होती है। इस मामले में चीन पर सिर्फ भारत ही नहीं, आप यह मत सोचिए कि भारत की डिपेंडेंट है, पूरी दुनिया चीन पर डिपेंडेंट है। खुद अमेरिका जैसा देश 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चीन से इंपोर्ट करता है। अमेरिका में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सिर्फ एक माइन है जिसमें 45,000 टन का उत्पादन होता है, फिर भी अमेरिका के लिए काफी नहीं है। इसी तरह से भारत में 69 लाख टन के करीब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, लेकिन सिर्फ 2900 टन की ही माइनिंग हो पाती है। भारत ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है कि अपने यहां प्रोडक्शन बढ़ाकर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर चीन पर निर्भरता कम की जाए, खत्म की जाए, लेकिन उसमें समय लगेगा। और चीन चूंकि देख रहा है कि भारत तो बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, तो क्या करे भाई लंगड़ी लगाने के लिए, तो एक काम करो, रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो हमसे बिना पूछे कहीं नहीं जाएगा, इस तरह का आदेश दे दिया। चीन इन्हीं सब बातों से चिढ़ा रहता है क्योंकि भारत उसको जबरदस्त टक्कर दे रहा है। अब तक मैन्युफैक्चरिंग को चीन अपनी बड़ी ताकत समझता था, लेकिन भारत ने मैन्युफैक्चरिंग में भी दुनिया में डंका बजा दिया। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फर्म जेपी मॉर्गन की पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर की गतिविधियों में भारत टॉप पर बॉस। अप्रैल 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.2 था, जबकि सर्विस सेक्टर में यह 58.7 था। यह नंबर याद रखिएगा, 58 और 58.2 और 58.7। जबकि भारत के मुकाबले चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीएमआई 50.4 है और सर्विस सेक्टर का 49 है। यानी चीन इस मामले में हमसे पीछे है। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की हालत को देखने के लिए पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक अहम पैमाना होता है। अगर किसी सेक्टर में पीएमआई 50 से ऊपर है, इसका मतलब उस सेक्टर में देश आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है। और आप देखिए भारत 50 से ऊपर नहीं है बॉस, ऑलमोस्ट 60 के करीब पहुंचा हुआ है। और चीन तो सर्विस सेक्टर में 50 से भी नीचे है, भारत फिर वहां भी 58.7। यानी चीन को दिख रहा है कि भारत पाकिस्तान को कैसे मार रहा है, यह दुनिया देखकर वाहवाही कर रही है। चीन को दिख रहा है कि चीन से लोग उठ के, कंपनियां उठ के भारत आ रही। चीन को दिख रहा है कि भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और चीन को समझ में आ रहा है कि इस भारत को लंगड़ी नहीं लगाई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भारत क्या करेगा, ये आगे बताऊंगा।
यह दुनिया मान रही है कि भविष्य भारत का है। आप देखिए कि ग्लोबल इक्विपमेंट और सर्विसेज कंपनी सीएनएच ने भी भारत के चमकते हुए फ्यूचर की भविष्यवाणी कर दी। सीएनएच के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले हेवी इक्विपमेंट जैसे लोडर्स, कंपैक्टर्स, ये सब चीन के मुकाबले भारत में काफी सस्ते हैं और अमेरिका की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से भारतीय कंपनियों को इस सेक्टर में फायदा होगा। सीएनएच के मुताबिक भारत जिस प्रोएक्टिव अप्रोच से अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर रहा है, उसका फायदा भारतीय कंपनियों को होगा। सीएनएच ने यह भी बताया कि उसके 50% कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भारत में बनते हैं और उसे 100 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिससे अमेरिका और यूरोप के देश भी शामिल हैं। आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग हो या कंस्ट्रक्शन हो, भारत ऐसे ऐसे काम कर रहा है कि चीन क्या, अमेरिका क्या, पूरी दुनिया दंग है। जैसे आप देखिए ना कि कल ही नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये वो ब्रिज है। ये ब्रिज कोई मामूली ब्रिज नहीं है बॉस, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। यह ब्रिज अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है जो भारत ने बनाया है। 1 किलोमीटर 300 मीटर यानी 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज की ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर पर। यह ब्रिज एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। सोचिए कहां बना हुआ है यह ब्रिज। चिनाब ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भूकंप आएगा, तेज हवाएं आएंगी, कोई नहीं, वो कहेगा हट मेरे सामने मत आओ, मुझे हिलाने का प्रयास मत करो। इसको बनाने में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। करीब 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस ब्रिज की फाउंडेशन आधे फुटबॉल मैदान के बराबर तो इसका फाउंडेशन है बॉस। यह है नया भारत, अद्भुत काम कर रहा है भारत। इसीलिए चीन से लेकर अमेरिका तक अलबलाए हुए। और एक तरफ चीन की पोल भारत ने खोल दी कि भाई देखो, ये खुद चीन ने माना ना कि भाई हमसे नहीं रुक पाएगा ब्रह्मोस, हमारे औकात के बाहर की चीज है ब्रह्मोस को डिटेक्ट करना। दूसरा, चीन में उसके मार्केट में भारत छेद कर रहा है। और उधर अमेरिका जो खेल कर रहा है उससे अमेरिका की भी पोल खुलती जा रही है। जैसे आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश दिया है। क्या कहा उन्होंने भाई? ट्रंप कह रहे हैं कि इस आदेश में ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी कि कोई हमारे यहां मत आना इन 12 देशों से। कौन कौन 12 देश है भाई? अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, इक्वेटोरियल गिनी और यमन। 12 देशों पर बैन क्यों लगाया भाई? ट्रैवल बैन। क्या वजह है? कह रहा आतंकवाद की वजह से लगाया। इन 12 देशों में ऐसे कई देश हैं जो अमेरिका के मुताबिक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं या फिर आतंकवाद का समर्थन करते हैं। इसलिए उसने कहा कि इन 12 देशों से कोई हमारे यहां घुसना मत। लेकिन लोग ट्रंप की इस लिस्ट को देखकर माथा पीट रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इस लिस्ट में सबसे बड़ा आतंकी देश पाकिस्तान क्यों नहीं है फिर? जबकि यह बात सबको पता है कि पाकिस्तान तो आतंकियों का सबसे बड़ा अड्डा है। भाई हाफिज सईद कहां? पाकिस्तान में। मसूद अजहर कहां? पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम कहां? पाकिस्तान में। वो सैफुल्लाह कहां? पाकिस्तान में। कई इंटरनेशनल आतंकी कहां पल रहे हैं? पाकिस्तान में। यहां तक कि अमेरिका को सबसे बड़ी चोट देने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी कहां मराया था? ओसामा बिन लादेन कहां मारा था अमेरिका ने उसको? भाई वही पाकिस्तान में घुस के मारा था, वही छुपा हुआ था वो। ये ट्रंप को नहीं दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है उसको। सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये सब लोग मिलके भीतर घुनने भारत के खिलाफ ये सब साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो आतंकी देश है उसको लगा के रखो इंडिया के पीछे। आज भी पाकिस्तान में आतंकवादी रैली कर रहे हैं, रैलियों में भाषण दे रहे हैं। अमेरिका को नहीं दिख रहा है सर, ट्रंप को नहीं दिखता है। आंख कमजोर हो गई उम्र की वजह से। हमने आपको दिखाया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई दिनों तक जो आतंकवादी अंडरग्राउंड हो गए थे, जो आतंकवादी अपने परिवार के आतंकी सदस्यों के जनाजे पर जाने से डर गए थे, वो फिर से पाकिस्तान में रैलियां करने लगे। इन सब ने से भारत निपट ही लेगा इन सब से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का मौका नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के ये आतंकी खुद दे रहे हैं। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं को सोचना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद पर पलटी क्यों मार ली है। और मैंने आपको कल ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप अकेला नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है? क्यों दे रहा है पैसा पाकिस्तान को? ये IMF क्यों दे रहा है पैसा पाकिस्तान को? ये सब जो विदेश वाले हैं ना, इनको बहुत आग लगी हुई कि कैसे सालों साल की गुलामी में रहने वाला भारत जो है वो अचानक से आजादी के बाद 75 साल में इतना शानदार हो गया और बीते 10 साल में तो रॉकेट ही बना हुआ है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान के आतंकियों को चीन बचाता है, अमेरिका अनदेखी करता है, दोनों पाकिस्तान को पंप करते हैं कि भारत को आतंकवाद में उलझाए रखो। इनको कुछ भाई इनसे भी तो पब्लिक पूछती होगी ट्रंप से, यार ये बताओ तुम, हमारा देश जो है अमेरिका जैसा देश 1-1.5% की ग्रोथ से चल रहा है,
ये मोदी कैसे 7%, 7.5% पहुंचा दे रहे हैं जी? अभी पिछली तिमाही में भारत की ग्रोथ जो है वो जीडीपी जो है वो 7% से ज्यादा की एवरेज उससे ग्रो की है। चीन उससे नहीं हो पा रहा, दुनिया में किसी से नहीं हो पा रहा। इनको भी तो बोलना पड़ता होगा कि भाई तुम क्यों नहीं कर पा रहे अगर मोदी कर पा रहा है। भारत के लिए चैलेंज इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, पुराने दुश्मन करीब आ गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ गई है, ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पे बात की है। ट्रंप ने शी जिनपिंग से 90 मिनट्स फोन पर बात की है। ट्रेड डील को लेकर ट्रंप और जिनपिंग की बात हुई कहा जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जिनपिंग से बातचीत अच्छी रही है, जल्दी ही दोनों देशों के अधिकारी ट्रेड डील के लिए मुलाकात करेंगे। कल ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चौतरफा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका को लेकर मैसेज दे सकें कि अमेरिका सीरियस बिजनेस चाहता है। और जिस चीन को वो धकिया रहे थे कि चीन से हम नहीं सटते, चीन पे तो इतना टैरिफ लगा देंगे, उतना टैरिफ लगा, अब वही जिनपिंग से फोन करके बात कर रहे हैं क्योंकि सबको दिखने लगा है कि नया भारत जो है वो कैसे खड़ा हो रहा है और इनको अंदर ही अंदर खटक रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आजकल जिस तरह की ग्लोबल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसे अमेरिका के लोग भी पसंद नहीं कर रहे। ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में ये एलन मस्क भी, वो भी ट्रंप को कोस रहे हैं। उनकी आज ट्रंप से ठन गई है। जिस आदमी ने ट्रंप को चुनाव जिताया वो आदमी आज ट्रंप के सामने खड़ा हो गया है। ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जैसे एक बिल को लेकर मस्क और ट्रंप में 36 का आंकड़ा हो गया है। ट्रंप एक बिल लेकर आए हैं जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। मस्क का कहना है कि यह बिल अमेरिका को बर्बाद कर देगा। ट्रंप के नए बिल में टैक्स में छूट और रक्षा खर्च को बढ़ाने की बात है। मस्क कह रहे हैं कि इस बिल की वजह से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। इस बिल से बजट घाटा कम करने की वजह से बजट घाटा कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। मस्क ने कहा कि उन्होंने जो सरकारी खर्चे में कटौती का काम किया था वो ट्रंप ये बिल लाकर चौपट कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप को दिख रहा है भाई उसने रायता तो 10 जगह फैला दिया कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये जो है वो टैरिफ लगा दूंगा। वो मामला तो सेट हुआ नहीं। अब उसको लग रहा है पब्लिक हटा ना दे तो एक काम करो, टैक्स में भारी छूट दे दो। एलन मस्क चेतावनी दे रहा है भाई कि अमेरिका बहुत तेजी से कंगाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका अपनी ही कब्र के आसपास सीटी बजा रहा है। अमेरिका के कर्ज को लेकर जो खतरे की घंटी मस्क बजा रहे हैं उसका सच भी आपको जानना चाहिए कि अमेरिका पे कर्ज कितना है। ये सारे लोग ऐसे ही नहीं हलबला रहे हैं, कर्ज इनका बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी उनकी उस तेजी से बढ़ नहीं रही है। अमेरिका का अगर आप देखेंगे कर्ज, अमेरिका पर कर्ज कितना है आप देखिए। कुल कर्ज जो अमेरिका के ऊपर है, कुल कर्ज अमेरिका पर जो है वो है 3,000 लाख करोड़ रुपए। भाई साहब ये तो अगर आप 0 लगा के लिखने जाइएगा तो लिख भी नहीं पाइएगा। यानी उसकी जीडीपी का 122% सिर्फ कर्ज है अमेरिका में, 122%। और हर 100 दिन में ये जो कर्ज अमेरिका के ऊपर है ये 85 लाख करोड़ रुपए बढ़ रहा है। हर 100 दिन में आप सोचिए अमेरिका पे 85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ जाता है। हर सेकंड, 1 सेकंड में अमेरिका के ऊपर 45 लाख रुपए का कर्ज चढ़ता है। हर सेकंड अमेरिका पर 45 लाख रुपए का कर्ज चढ़ रहा है, हर सेकंड। यह है अमेरिका की सच्चाई। ट्रंप की नीतियों का विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है और जिससे अमेरिका की कंपनियां परेशान हो गई। जैसे ट्रंप ने एप्पल से कहा कि वो अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अमेरिका में ही बनाए, भारत या किसी और देश में ना बनाए। अगर एप्पल ऐसा नहीं करता है तो उसे 25% टैरिफ देना होगा। लेकिन आप देखिए कि एप्पल 25% टैरिफ देकर भी अमेरिका के मुकाबले भारत में सस्ते आईफोन बना सकता है। भारत में आईफोन की असेंबली कॉस्ट $30 यानी मात्र करीब 2573 रुपए के आसपास बैठती है। $30 एक आईफोन बनाने में, जबकि 25% टैरिफ भी अगर उसने दे दिया जो कि करीब $7.5 बैठेगा और उसको भी जोड़ने पर असेंबली कॉस्ट $37.5 बनता है। यानी 3,3200 रुपए में एक आईफोन भारत में बन जाएगा। भारत में प्रोडक्शन की वजह से आईफोन का प्रॉफिट मार्जिन $450 प्रति आईफोन बैठता है, यानी करीब 38,607 रुपए। 25% टैरिफ के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन $442 के करीब बैठेगा, जबकि अमेरिका में असेंबली कॉस्ट $390 है, यानी 33,459 रुपए,
जिसकी वजह से अमेरिका में प्रति आईफोन जो एप्पल का प्रॉफिट है वो सिर्फ $60 रह जाता है, यानी 5,000 रुपए। यानी भारत में एक आईफोन बनाएगा और 25% का टैक्स भी दे देगा अमेरिका को, तब भी एप्पल कंपनी जो है वो 30,000 से ज्यादा का 35,000 का मुनाफा कमाएगी, और अमेरिका में बनाएगी तो हर आईफोन पे 5,000 रुपए। कहेगा जाओ भागो यहां से, भाई बड़ी कंपनी है, वो पैसा कमाने बैठी है कि ट्रंप की दादागिरी सहने बैठी है? आप खुद सोचिए कि एप्पल 38,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहेगा या फिर अमेरिका में आईफोन बनाकर 5,000 रुपए का प्रॉफिट लेना पसंद करेगा। और तो और अमेरिका से कई गुना बड़ा मार्केट भारत में। इसी वजह से एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ट्रंप की टैरिफ की धमकी को गंभीरता से लिया ही नहीं। यह इस वक्त हालत हो गई है अमेरिका की। और आप भारत को देखिए बॉस, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत में इस वक्त जो यंग जनरेशन है, यंग आबादी है, वो तेजी से बढ़ी है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिन देशों में यंग आबादी है, वर्किंग क्लास जो है, वो इस वक्त भारत में। मार्केट इतना शानदार और इतना बड़ा है, भारत को नहीं धमका पाओगे बॉस। ये सब टुटपुंजिया पॉलिटिक्स करोगे, लेकिन भारत, और वो भी नरेंद्र मोदी का नया भारत, ये ना आने वाला तुम्हारे झांसे। लेकिन पाठशाला की अगली क्लास जिसमें आपको बताने जा रहा हूं, शहबाज मुनीर गजब फड़फड़ा रहे, किस किस से गुहार लगाए कि मोदी से सेटिंग करा दो। पाकिस्तान के नेताओं की स्क्रिप्ट और राहुल गांधी के डायलॉग हूबहू मैच कैसे हो रहे हैं। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान को कांग्रेस के किस बड़े नेता ने ही मजाक बना दिया, आज इसके बारे में भी आपको बताता हूं। जब चीन और अमेरिका जैसे देश भारत की ताकत देखकर बलाए हुए हैं, तो पाकिस्तान की औकात ही क्या है, दो कौड़ी का देश। पाकिस्तान तो बस यही जुगाड़ करने में लगा कि जैसे तैसे वो नरेंद्र मोदी से आगे की पिटाई के लिए से बच जाए। आप देखिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप से गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी से सेटिंग करवा दो। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी हाथ जोड़ रहा है कि पाकिस्तान और भारत की बातचीत करवा दो ना यार। उधर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से किसी भी लेवल पर जाकर बातचीत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया है कि शिमला समझौते पर भारत और पाकिस्तान को बैठकर बात करनी चाहिए। यानी जो लोग धमकियां देते थे, न्यूक्लियर बम है मेरे पास, न्यूक्लियर बम है मेरे पास, बम तो नहीं फटा, इनकी हालत टाइट। नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर होगी। इससे पाकिस्तान पैनिक मोड में है। लेकिन हमारे ही देश में विपक्षी दलों को सच सुनना नहीं, पूरा विपक्ष ये झूठ फैलाने में लगा है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी तो सरेंडर की रट लगाए हुए हैं। पाकिस्तान के नेताओं और राहुल गांधी के डायलॉग्स इतना मैच कैसे हो जा रहे हैं। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान का कांग्रेस के किस बड़े नेता ने ही मजाक बना दिया। पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है, आज आपको यह सब दिखाऊंगा। पाकिस्तान का तो नरेंद्र मोदी ने भूत बना रखा है। पाकिस्तान फर्जी जीत का जो जश्न मना रहा था, वो सारा बुखार नरेंद्र मोदी ने पहले ही उतार दिया। पहले सैन्य ताकत से पाकिस्तान को कूटा, फिर कूटनीतिक ताकत से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही, इसलिए पाकिस्तान इस कोशिश में लगा है कि जल्द से जल्द भारत के साथ बातचीत शुरू हो जाए। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गिड़गिड़ाकर भारत के साथ बातचीत कराने का आग्रह किया। शहबाज शरीफ ने अपील की है कि ट्रंप भारत को पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए मनाए। शहबाज कह रहा है कि भारत पाकिस्तान में तनाव करने में ट्रंप को भूमिका निभानी चाहिए। यानी इसको लग रहा है कि भाई सरेंडर तो कर दिया हमने भारत के सामने, लेकिन भारत अभी भी कह रहा है कि पानी तो छोड़ूंगा नहीं और तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। तो इधर उधर कहीं से भी कोई तो मनाए नरेंद्र मोदी को। यह वाला हिसाब पाकिस्तान का चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का सारा घमंड भी चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान को लग रहा था कि सीज फायर करवाकर वो मोदी की मार से बच जाएगा, लेकिन मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान का पक्का इलाज शुरू कर दिया था। सिंधु जल समझौता रद्द करके मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा घाव दिया है कि वो दर्द से चीख रहा है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पैदा हुए जल संकट से निपटने के लिए शहबाज ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उसमें कहा कि सिंधु जल समझौते के तहत पानी की हर बूंद पर पाकिस्तानियों का हक है और भारत अपनी खींच निकाल रहा है। भारत पर अपनी खींच निकाली, लेकिन शहबाज शरीफ को समझ में आ चुका है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला और सिंधु जल समझौता अब बहाल नहीं होने वाला। इसलिए शहबाज शरीफ ने सिंधु नदी पर बन रहे डायमर भाषा डैम के निर्माण को जल्द पूरा करने का ऑर्डर दिया है। शहबाज शरीफ ने सिंधु और चिनाब नदी पर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने का भी आदेश दे दिया है। शहबाज शरीफ ने तेजी से काम पूरा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन योजना मंत्री एहसान इकबार ने उनके मुंह पर ही बोल दिया कि यह ना हो पाएगा बॉस हमसे, क्योंकि पैसे ही नहीं है। तुमको बोलने में तो पैसा खर्च होता नहीं, हमको बनाने में तो पैसा लगेगा। तो उनका मंत्री कह रहा है पैसा नहीं है मेरे पास।
पाकिस्तान सरकार ने इसी साल जल और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में बजट आवंटन में कटौती कर दी थी। उनको पता ही नहीं था कि मोदी ऐसी स्ट्राइक करने वाले हैं, वाटर स्ट्राइक। जल क्षेत्र में आवंटन को 13,500 करोड़ रुपए से घटाकर 10,900 करोड़ रुपए किया। ऊर्जा क्षेत्र के फंड को 16,900 करोड़ रुपए से घटाकर 14,400 करोड़ रुपए कर दिया था पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने बचे खुचे पानी को बचाने के लिए बांध बना पाए। सोचिए, भारत ने पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत करके छोड़ दिया। मोदी ने सिंधु जल समझौता रद्द किया। अब पाकिस्तान को उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो गए, जिससे पाकिस्तान लाइन पर आ रहा है, कह रहा है कि भाई एक बार मिल लो, तुम्हारे हमारी बात तो सुन लो। इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है कि यार एक बार एक मीटिंग तो करो ना यार, एक सुन के तो देखो, हम ठीक लोग हैं, यहां से तुम ठीक है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार को सुनिए, वो भाई कह रहा है कि पाकिस्तान पानी समेत कई मुद्दों पर भारत से बातचीत करना चाहता है। डार ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान हर स्तर पर बातचीत के लिए राजी। डार ने कहा कि जब भी भारत बातचीत के लिए कहेगा हम तैयार हैं। मतलब जूता उता पहन के, मोजा जूता पहन के, एकदम पैंट शर्ट पहन के तैयार है। एक बार नरेंद्र मोदी बोलेंगे आओ आओ आने दो इसको, आने, तो तुरंत बातचीत के लिए पहुंच जाए। जो पाकिस्तान पहले कह रहा था कि भारत को सिंधु जल समझौता किसी भी हाल में बहाल करना होगा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरेगा, अब वही पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। और इसकी वजह सिर्फ उसका पानी रुकना नहीं है, पाकिस्तान की सांसें भी इसलिए अटक रही हैं क्योंकि उसने शिमला समझौता रद्द करके खुद भारत को पीओके वापस लेने का रास्ता दे दिया। आप सुनिए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद मान रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने हालात, जज्बात, समय सब बदल दिया है। पाकिस्तान खुद मान रहा है कि हम 1948 वाली स्थिति में आ गए। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि शहबाज शरीफ से अपना घर नहीं संभल रहा, ऊपर से पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, वो अलग। अब तो विदेशों में भी पाकिस्तान की खुलेआम इज्जत उतारी जा रही है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर पाकिस्तान की हार की होर्डिंग लगी गाड़ियां घूम रही, जिनमें असीम मुनीर को फ्रॉड मार्शल बताया गया। उसके फेक टाइटल्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुनीर को लूजर, धोखेबाज तक बताया गया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ठग लिखा गया है। ये होर्डिंग इमरान खान के समर्थकों ने लगाए हैं और इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के लोग जो अमेरिका में, वही पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। भाई अमेरिकी भी जा रहे हैं तो अंग्रेजी में लिखा है, पढ़ रहे हैं, ये कौन लायर है जी? तो देख रहे हैं कि अरे ये तो वही पाकिस्तान वाला जो मुनीरबा है, वही है। अपनी झूठी जीत का प्रचार करने के लिए पाकिस्तान ने पूरा जोर लगा दिया। भारत की नकल करके अपने डेलीगेशन भी अलग अलग देशों में भेज दिए, लेकिन वहां भी पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही। शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान अपना हमदर्द समझता था, वो भी उसको दुत्कार रहे हैं कि भाग यहां से। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर कह रहा है कि दुनिया हमें भीख दे दे के तंग आ गई है। वो कह रहा है कि दुनिया, मुस्लिम देश तक ये नहीं चाहते कि हम भीख का कटोरा लेके आए, बेगिंग बाउल। खुद कह रहा है भीख का कटोरा मत लेके आओ भाई, दुनिया कह रही है कि कुछ बिजनेस कर सकते हो तो आओ, हर बार भीख थोड़ी देंगे यार तुमको। मतलब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को गली का वो बना के छोड़ दिया है जिसकी पूंछ सीधी नहीं होती। पाकिस्तान जिन्हें अपना दोस्त समझता था, मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाता था, वो देश भी अब पाकिस्तान की हैसियत समझ चुका है। इसलिए पाकिस्तान को ना भीख दे रहे हैं ना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन भारत में एक वर्ग है जो अभी भी पाकिस्तान का, मतलब अपनी पॉलिटिक्स ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का सपोर्ट हो जा रहा है। पूरे विपक्ष में इस बात को लेकर होड़ लग रहा है कि मची हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे टारगेट किया जाए, फिर चाहे पाकिस्तान की भाषा ही क्यों ना बोलनी पड़े। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने जो बोला हो वो भाषा और पाकिस्तान के नेताओं की स्क्रिप्ट मैच हो रही है। आप जरा राहुल गांधी को सुनिए और पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को सुनिए, दोनों की बातें कैसे मैच हो रही हैं, आप खुद देखिए। यह बयान, यह क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। लोग देख के माथा पीट ले रहे हैं कि राहुल गांधी को क्या होता जा रहा है भाई। कब समझेंगे कि जो वो कर रहे हैं ना उनकी पार्टी का फायदा हो रहा है ना देश का फायदा हो रहा है। पता नहीं राहुल गांधी किस दुनिया में जी रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर किया। नहीं, राहुल गांधी को यह मानना नहीं है, उनको अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में यह साबित करना है कि मोदी ने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि उसने अमेरिका से मदद मांगी थी। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि बॉस, पाकिस्तान ने मदद मांगी थी, भारत ने नहीं मांगी थी अमेरिका से कोई मदद। लेकिन राहुल गांधी लगे पड़े
राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर वाली बात कहकर खुद का मजाक बना लिया है, क्योंकि खुद कांग्रेस के लोग ही राहुल गांधी पर हंस रहे हैं। आप शशि थरूर को देख लीजिए। शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के एक डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर उनसे सवाल पूछा गया। थरूर हंसने लगे भाई, उनको भी लग रहा है कि क्या बचकाना सवाल है ये, राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं मैं इस पर क्या जवाब दूंगा। देखिए थरूर कैसे हंस रहे हैं राहुल गांधी के बयान। Just yesterday, the leader of your party, Rahul Gandhi, said Modi surrendered to President Trump. Sorry, what was the last one there? That Modi surrendered to President Trump. Look, all I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. राहुल गांधी को देखना चाहिए, विदेशी धरती पर बैठ के उनके ही पार्टी के नेता जब भारत का पक्ष रख रहे हैं तो राहुल गांधी के बयान पर हंस रहे हैं बॉस। कह रहे हैं कि हमारा देश कभी किसी का मीडिएशन नहीं चाहता, किसी की मध्यस्थता नहीं चाहता। इसी तरह से आप सलमान खुर्शीद को देखिए, वो भी एक डेलीगेशन में गए थे, उन्होंने भी राहुल गांधी के एजेंडे की हवा निकाल दी। एक बार उनको भी सुनिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सरेंडर हो गए। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन हमसे किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा, इसलिए कि वो लोग जानते थे कि हम एक बहुत गंभीर विषय को लेकर आए हैं और इसलिए भारत में क्या राजनीति है, भारत में क्या लोगों के ओपिनियंस हैं या भारत में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सारी बातें इनमें उनको कोई ना रुचि थी ना होनी चाहिए थी और ना हम इस पर कुछ कहने वाले थे। यानी एक तरीके से राहुल गांधी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें न तो देश में लोगों का इंटरेस्ट है ना विदेश में। राहुल गांधी की फजीहत न सिर्फ उनके ही सांसद कर रहे हैं बल्कि उनके अपने सहयोगी भी कोई भाव नहीं दे रहे उनको। राहुल गांधी ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और फिर 16 विपक्षी दलों ने भी विशेष सत्र की मांग करते हुए चिट्ठी लिख दी, लेकिन इंडी गठबंधन में शामिल एनसीपी ने चिट्ठी पर साइन करने से इनकार कर दिया। अब भारतीय डेलीगेशन में 4 देशों की यात्रा करके लौटी एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने इसकी वजह बताई। सुप्रिया सुले ने कहा है कि एक तरफ हम भारत का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सत्र की मांग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। सुप्रिया ने कहा कि देश पहले है और एनसीपी देश के साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। राहुल गांधी को कुछ समझ में ना आता हो अगर पॉलिटिक्स में तो कम से कम शरद पवार से सीखे। सुप्रिया सुले शरद पवार की स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से आ रही हैं, उनके परिवार से, उनको समझ में आ रहा है, एनसीपी को समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी कांड कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताकर और नरेंद्र मोदी को नरेंद्र सरेंडर बोलकर। कांग्रेस में किसी को थोड़ी समझना है, जिसमें पहले रामलला और अब सजा पूरा राम दरबार, राम मंदिर की वो तस्वीर जो हर सनातनी को देखनी चाहिए, मन गदगद हो जाएगा बॉस। सीएम योगी के बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट मिल गया जो किसी को भी धुआं धुआं कर दे, अब उसका चैप्टर खोल रहा हूं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर अपनी पूरी शान के साथ खड़ा है। यह 500 सालों की तपस्या का परिणाम है। लाखों करोड़ों सनातनियों की आंखें अयोध्या में राम मंदिर देखने को तरस रही थी। पिछले साल जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। रामलला की सजीव प्रतिमा देख के भक्तों की आंखें छलक पड़ी और अब राम मंदिर के प्रथम तल पर, फर्स्ट फ्लोर पर राजा राम अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हो गए हैं। देखिए इस तस्वीर को, यह राम दरबार है बॉस। घर में बैठे बैठे दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम के, उनके पूरे परिवार के। अभी रामलला जो है वो टेंट से निकलकर भव्य राम मंदिर में आए थे, अब पूरा प्रभु श्री राम का परिवार, आप देखिए क्या शानदार मूर्ति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान के साथ। भगवान राम की नगरी अयोध्या पुराने वैभव की तरफ लौटती दिख रही। अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा सनातन के उस विश्वास की पूर्णता है जिसका विश्वास है बालक राम जिस पल राजा बनते हैं और राम दरबार सजाते हैं वही पल राम राज्य की स्थापना का पल है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके गुरुओं का सालों पुराना संकल्प भी पूरा हो गया। सीएम योगी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखिए, आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज गंगा दशहरा है और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। आप यह भी देखिए कि आज से 350 साल पहले आज ही के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में राम दरबार की स्थापना की थी। आप संयोग देख रहे हैं बॉस, अद्भुत है। सीएम योगी को उनके जन्मदिन पर आज छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट जैसी पगड़ी भी भेंट की गई। इन सब के बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा। राम दरबार की मूर्तियों की खासियत भी बताऊंगा।
लेकिन पहले राम नगरी अयोध्या की जो अद्भुत झलक है आज के दिन, वो तो देखिए। राम मंदिर में रामलला तो पिछले साल ही विराज चुके हैं। आज उसी भव्य राम मंदिर में राजा राम अपने दरबार के साथ विराजे। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा सीएम योगी ने की। साधु संतों के मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। भगवान राम, माता सीता दरबार में बैठे दिख रहे हैं, जबकि भगवान हनुमान प्रभु राम के चरणों में बैठे दिख रहे हैं। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रभु राम के अगल बगल खड़े दिख रहे हैं। राम दरबार की अद्भुत और भव्य झांकी देखकर सभी का मन आनंदित हो रहा है। आप तस्वीरें देखिए, हर मूर्ति ऐसा लग रहा है कि जीवित हो। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम के दरबार की झांकी कैसे दिख रही है, आपको दिखाता हूं। राम दरबार का श्रृंगार बहुत ही असाधारण तरीके से किया गया है और सजावट के लिए बेशकीमती आभूषणों का भी प्रयोग हुआ है। आप देखिए कि राम दरबार के आभूषणों के लिए 1000 कैरेट हीरे, 30 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना, 300 कैरेट रूबी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे 11 मुकुट, गले के हार, कुंडल, तिलक, धनुष, तुणीर, गदा बनाए गए। ये सारे गहने और रत्न सूरत के हीरा व्यापारी ने दान दिए थे, जिनको चार्टर्ड फ्लाइट से अयोध्या लाया गया। राम दरबार की भव्य झांकी सिर्फ मूर्तियों का समूह नहीं, आप देखिए पूरा ये सब कुछ किसी व्यापारी ने दान किया और उससे राम दरबार जो है वहां श्रृंगार हो रहा है। ये राम भक्तों का आप समर्पण देखिए, उनका भाव है, भक्ति भाव कि क्या ना मैं न्यौछावर कर दूं अपने प्रभु के लिए। धर्म, भक्ति और मर्यादा के आदर्शों का प्रतीक है प्रभु राम का यह दरबार। राम दरबार बताता है कि आदर्श समाज के निर्माण में सिर्फ राजा नहीं बल्कि परिवार, सेवक और सहयोगियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। खास बात यह है कि राम दरबार के वस्त्र हर सप्ताह बदले जाएंगे। हर बार कम से कम 2 भारतीय राज्यों की पारंपरिक वस्त्र शैली और कपड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो देश की विविधता को दिखाएगा। राम दरबार की स्थापना के साथ ही अब राम राज्य की परिकल्पना भी साकार हो रही है। अयोध्या का पुराना गौरव वापस लाने के लिए सीएम योगी जीतोड़ मेहनत भी कर रहा है और इसका इंपैक्ट अयोध्या में दिख रहा है। सुविधाएं बढ़ रही हैं और इसी के साथ अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या भी भयंकर तेजी से बढ़ रही है। और अब तो राजा राम अपने पूरे दरबार के साथ मंदिर में विराज चुके हैं। राम दरबार की झलक देखकर अयोध्या में भक्त गदगद है भाई। कह रहे हैं राम दरबार की जैसी कल्पना की थी, अरे ये तो उससे शानदार बना हुआ है। सुनिए पब्लिक क्या बोल रही है। जो हमने सोचा नहीं था वो योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। इसके पहले की सारी सरकारें भ्रष्ट थी। कल्पना से तो ज्यादा ही है। हाँ अच्छा है, जो सोच रहे उससे भी बहुत अधिक अच्छा है। जो हम लोग बिलीव नहीं कर सकते थे उससे भी सुपर बना और अच्छा लगा। उससे भी सुपर बना जी, सुपर डुपर बना, एकदम सुपर डुपर है। उनको मन को भा ले रहा है। हाँ, ऐसा हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कभी। राजा रामचंद्र की जय हो। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा जिस अभिजीत मुहूर्त में की गई है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसलिए राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभिजीत मुहूर्त को ही चुना गया। 5 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी रायगढ़ में राम दरबार स्थापित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अभिजीत मुहूर्त में ही राम दरबार की स्थापना की। छत्रपति शिवाजी महाराज को राम दरबार की स्थापना की प्रेरणा गुरु संत स्वामी समर्थ रामदास जी ने दी थी, जो भगवान राम और हनुमान के परम भक्त थे। और अब 350 साल के बाद उसी अभिजीत मुहूर्त में अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सीएम योगी ने देश दुनिया के सभी सनातनियों को राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा की बधाई भी दी। एक बार सीएम योगी को सुनिए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। राम दरबार के अलावा राम मंदिर के परकोट में 8 अन्य देवी देवताओं के विग्रह की भी स्थापना की गई। राम मंदिर में शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। महादेव का अभिषेक किया गया है और उनकी पूजा अर्चना की गई।
साथ ही श्री गणेश, मां अन्नपूर्णा, मां भगवती और शेषावतार की भी स्थापना की गई। आप ये भी देखिए कि आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन भी है। सीएम योगी वैसे तो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करते, लेकिन आज कितना भव्य और दिव्य काम सीएम योगी के हाथों हुआ। राम दरबार में ही सीएम योगी के जन्मदिन की बधाई भी साधु संतों ने दे दी। सीएम योगी का छत्रपति शिवाजी महाराज के मुकुट जैसी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत भी हुआ। सनातन के छत्रपति योगी आदित्यनाथ ने हाथ जोड़कर और भगवान श्री राम की शरण में अपने जन्मदिन को मनाया। एक बार तस्वीरें देखिए। आज जन्मदिन है पूज्य योगी जी महाराज का। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनं तव सुदिनम भवतु मंगलम जन्मदिनम अपने 53वें जन्मदिन पर सीएम योगी ने राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की। यह वो सपना है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरुओं ने देखा था। सीएम योगी के गुरु महंत अवैद्यनाथ और उनके गुरु महंत दिग्विजय नाथ ने राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। भव्य और दिव्य राम मंदिर की कल्पना साकार होती उससे पहले ही दोनों गुरु ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन सीएम योगी ने अपने गुरुओं के संकल्प को सिद्ध करके दिखा दिया। अपने गुरुओं की तरह ही योगी आदित्यनाथ भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे थे। महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आने के बाद ही अजय सिंह बिष्ट का जीवन बदला, जिन्हें आज पूरी दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है। या आप पुरानी तस्वीरें देखिए योगी आदित्यनाथ की, वो चश्मे वाले योगी हैं। आपको बताता हूं कि अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ का सफर उन्होंने कैसे तय किया। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। उस समय अजय सिंह बिष्ट ऋषिकेश में पढ़ाई कर रहे थे। 1990 में अजय सिंह बिष्ट महंत अवैद्यनाथ से मिल चुके थे। 1993 में अजय सिंह बिष्ट ऋषिकेश से गोरखपुर आ गए। कुछ दिन गोरखपुर रुकने के बाद अजय सिंह बिष्ट वापस आ गए। उसके बाद महंत अवैद्यनाथ की तबीयत खराब होने लगी। महंत अवैद्यनाथ को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। दिल्ली में महंत अवैद्यनाथ से मिलने अजय सिंह बिष्ट भी आए। महंत अवैद्यनाथ ने अजय सिंह बिष्ट से गोरखपुर चलने के लिए कहा। नवंबर 1993 में अजय सिंह बिष्ट गोरक्षनाथ मंदिर आ गए। फरवरी 1994 को अजय सिंह बिष्ट ने महंत अवैद्यनाथ से दीक्षा ली। अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला योगी आदित्यनाथ। दीक्षा लेने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ पीठ में रहने लगे। योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैद्यनाथ की सेवा में जुट गए। धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ में महंत अवैद्यनाथ का पूरा कामकाज संभाल लिया। योगी आदित्यनाथ की लगन देखकर 1998 में महंत अवैद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। उस समय योगी आदित्यनाथ की उम्र मात्र 26 साल की थी। चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ उस समय सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैद्यनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर वो बन गए। महंत अवैद्यनाथ की प्रेरणा से राजनीति में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। लोकसभा में पहली बार शपथ भी योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत में ली थी। सुनिए वो पल। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यामि। और उसके बाद इतिहास गवाह है क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने यूपी की राजनीति में तूफान ला दिया। लेकिन तूफान सिर्फ योगी थोड़ी लाते हैं।